तो वेलकम ऑल, आप सबका स्वागत है। आज के टॉपिक, आज की वीडियो समानता का अधिकार या राइट टू इक्वालिटी। बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से कराऊंगा और बहुत आसान कर दूंगा, आपको सारे अनुच्छेद, आर्टिकल और पूरा अधिकार याद हो जाएगा। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो टॉपिक। मैं हूं विक्रांत, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस 90+। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम समानता का अधिकार या राइट टू इक्वालिटी। ये अधिकार हमें अनुच्छेद या आर्टिकल 14 से 18 या 14 to 18 में देखने को मिलता है या दिया गया है। अब सबसे बड़ी बात, एक एक आर्टिकल में क्या है। अनुच्छेद 14 या आर्टिकल 14 में है विधि। विधि मतलब कानून, विधि बोलते हैं कानून को। लॉ के समक्ष समानता या और विधि के समान संरक्षण। देखो, ये दोनों अलग अलग बातें एक ही अनुच्छेद में कही गई है और दोनों का अलग अलग मतलब है। इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब देखो, ये वाला जो है विधि के समक्ष समानता या EBL, ये हमने लिया ब्रिटेन से, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ या विधि के समान संरक्षण, इक्वल, ये लिया हमने अमेरिका से। अब दोनों का अलग अलग अंतर है। सबसे पहली बात, विधि के समक्ष समानता मतलब कानून की नजर में सब समान है। धर्म, जाति, भाषा, लिंग, कानून इनके आधार पर आपके साथ कोई भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। लॉ सबके लिए इक्वल है। अब आता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कानून का समान संरक्षण या कानून या लॉ का प्रोटेक्शन या विधि का प्रोटेक्शन या संरक्षण, सुरक्षा। देखो, ये हमने अमेरिका से क्यों लिया। अब कानून को कानून सबके लिए एक जैसा बन जाए तो 5 साल के बच्चे के लिए एक कानून, मेट्रो में हो सकता है टिकट नहीं लगती, लेकिन 20 साल के लगती है। तो ऐसे ही एक अपराध अगर किसी बच्चे से हो गया 7 या 8 साल से, लेकिन अगर वही अपराध 20 साल के एक व्यक्ति से हुआ है तो दोनों में अंतर है, क्योंकि दोनों की समझ भी कम है। तो इसीलिए हमें अमेरिका से यह लेना पड़ा, विधि के समान संरक्षण या इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। मतलब लॉ सबको इक्वली प्रोटेक्ट या संरक्षित या सुरक्षा देगा। अब लॉ जब इंसाफ करेगा या कानून जब इंसाफ करेगा, जस्टिस करेगा, तब वो ये भी देखेगा कि सामने वाला कौन है। अगर एक 5 साल के बच्चा साइकिल सीखते हुए कहीं पर छोटी मोटी टक्कर या किसी के मार दी है तो उसको वो सजा नहीं मिलेगी जो एक 20 साल के व्यक्ति ने किसी गाड़ी से उड़ा दिया है, क्योंकि इन दोनों की समझ में अंतर है, चाहे चोट छोटी सी लगी हो दोनों में। तो ये चीज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये हमने अमेरिका से इसीलिए लिया। तो अब आपको समझ में आ गई होगी, कानून के समक्ष समानता, इक्वालिटी बिफोर लॉ, लॉ की नजर में सब समान है। ऊंचा नीचा, छोटा बड़ा, अमीर गरीब, ये सब ऊंच नीच कुछ नहीं है। धर्म, जाति, भाषा, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा और कानून सबको समान संरक्षण या सुरक्षा, प्रोटेक्शन देगा। अब कानून लॉ इंसाफ करते हुए ये भी देखेगा कि प्रोटेक्शन दे रहा है तो किस हिसाब से दे रहा है। तो वो वाला एग्जाम्पल भी मैंने आपको दे दिया। इसीलिए हमने ये दोनों चीजें अलग अलग देशों से ली। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल या नेक्स्ट अनुच्छेद की तरफ। तो नेक्स्ट आता है हमारे सामने अनुच्छेद 15 या आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 क्या कहता है? सामाजिक समानता या सोशल इक्वालिटी। देखो, जब भारत आजाद नहीं था उससे पहले सबको पता है सबसे ज्यादा भेदभाव जाति का था। जाति में क्या करते थे? ऊंच नीच, या ये कहते थे ना, ये अछूत है, शूद्र है, ऊंची जाति, नीची जाति, ये सब बहुत ज्यादा था। इसीलिए सामाजिक समानता या राइट टू इक्वालिटी को लाया गया। इसमें कहा गया धर्म, जाति, भाषा, लिंग, रिलीजन, कास्ट, सेक्स या जन्म स्थान, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर या ऑन द बेस पर, इन आधारों पर या इन बेस पर किसी के साथ कोई भेदभाव मतलब कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता या नहीं किया जाएगा। अगर आप किसी सामाजिक जगह पर है, देश में कहीं पर भी, और आपके साथ इस आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए फिर, ठीक है। तो मतलब ये है कि ये आधार, ये बेसिस समाप्त हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। अगर इनके आधार पे कोई पार्क, कॉलेज, स्कूल, क्लब या कोई रेल, बस, इन सब कहीं भी हो, यहां पर कहीं भी सामाजिक स्तर पर, सोशल लेवल पर कहीं पर भी आपके साथ इन आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो आर्टिकल 15 या अनुच्छेद 15 ये कहता है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट अनुच्छेद की तरफ। तो नेक्स्ट अनुच्छेद या आर्टिकल आता है 16, जो देता है आपको अवसरों की समानता, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। केंद्र या राज्य, भारत में मैंने पहले भी बताया था 2 तरह की सरकार है। एक पूरे देश के लिए काम करती है जो है
केंद्र सरकार और दूसरी है राज्य सरकार, जो अलग अलग राज्यों में काम करती है। अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी या यूं कह लो कि नियुक्ति, जिसे आप बोलते हैं अपॉइंटमेंट, जिसमें सरकारी नौकरी लगती है, चाहे वो राज्य सरकार की हो चाहे वो केंद्र सरकार की हो, ये कोई भी नौकरियां या यूं कह लो कि जॉब्स ऑर्गेनाइज्ड या आयोजित करते हैं, अपॉइंटमेंट करनी है, किसी की नियुक्ति करनी है, तो उसमें सभी को अवसरों की समानता, अपॉर्चुनिटी की इक्वालिटी मिलेगी। अब देखो वो कैसे काम करती है। मतलब यह है कि अगर कहीं भी नौकरी जॉब निकली है राज्य या केंद्र सरकार के कहीं भी, तो किसी भी व्यक्ति या पर्सन के साथ धर्म, जाति, भाषा, लिंग, नस्ल और वही जन्म स्थान, प्लेस ऑफ बर्थ, इन सब बेसिस पर कोई भी या इन आधारों पर किसी के साथ कोई भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। लेकिन यहां एक बात बता दूं कि कहीं कहीं योग्यता को आधार, क्वालिफिकेशन, जिसे आप बोलते हैं ना क्वालिफिकेशन, या योग्यता को आधार या बेस बनाया जा सकता है। उदाहरण के लिए अगर ड्राइवर की जॉब निकली है तो आपसे एक्सपीरियंस या अनुभव मांगा जा सकता है कि आपको कितना चलाना आता है। ऐसे ही अगर कोई टीचर की जॉब निकली है तो आपसे कोई डिग्री मांगी जा सकती है कि कम से कम इतना पढ़ा लिखा तो हो। हाँ, संसद में जाने के लिए कोई डिग्री की जरूरत नहीं है, वहां आप वैसे ही जा सकते हो। लाइसेंस के लिए भी 10वीं पास चाहिए, लेकिन वहां जाने के लिए कोई नहीं है। विधानसभा हो या संसद हो, यहां जाने के लिए किसी डिग्री की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। लेकिन यहां पर आपके साथ समान व्यवहार या इक्वल बिहेवियर होगा और योग्यता संबंधी शर्तें अलग अलग या क्वालिफिकेशन से संबंधित जो इनकी वो होती है ना शर्तें, वो आप लगा सकते हैं, कंडीशंस वो लगा सकते हैं। वो अलग अलग जॉब की अलग अलग हो सकती है। हाँ, जैसे इंजीनियर की जॉब निकली है तो आप हो सकता है आपसे बीटेक की डिग्री मांगी जाए। अगर कोई डॉक्टर की जॉब या डॉक्टर की नौकरी निकली है तो हो सकता है एमबीबीएस की मांगी जाए। तो अलग अलग क्षेत्र में जो योग्यता क्वालिफिकेशन है उसकी कंडीशन या शर्तें लग सकती है। लेकिन दो समान योग्यता के साथ, समान योग्यता, दो इक्वल योग्यता के साथ अगर दो व्यक्ति इक्वली समान रूप से क्वालिफाई या यूं कह लो योग्य हैं तो उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। डॉक्टर की जॉब निकली है, नौकरी निकली है और दो व्यक्ति आवेदन या अप्लाई करते हैं, दोनों सेम डिग्री है, तो उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता, वही धर्म, जाति, भाषा, लिंग इत्यादि या एक्स्ट्रा के आधार या बेस पर, ठीक है। ऐसे में क्या होगा, नौकरी एक है और कई सारे व्यक्ति आ गए हैं, तो ऐसे में हो सकता है टेस्ट लिया जाए, एक परीक्षा ली जा सकती है, कई कई जगह इंटरव्यू लिया जा सकता है, लेकिन उसमें भी इन बेसिस या आधार पर कोई भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट अनुच्छेद या आर्टिकल के तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल या अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 17 या 17, जिसमें अस्पृश्यता, छुआछूत का निषेध, निषेध मतलब प्रतिबंध, प्रोहिबिशन ऑन अनटचेबिलिटी। देखो, आजादी से पहले ये जो कुरीति थी या कह लो एक बुरी परंपरा के किसी के साथ बुरा व्यवहार किया जाता था उसकी जाति के नाम पर, यही इसे कहते थे छुआछूत या अछूत मानकर उसको समाज का हिस्सा नहीं माना जाता था। और ये बहुत लंबे समय से चला आ रहा था और बहुत मतलब ये कह लो कि हमारे समाज में घर कर चुका था, घुस चुका था, अंदर तक एंटर कर चुका था। तो इसको समाप्त करना, फिनिश करना बहुत जरूरी था, क्योंकि इसके नाम पर कई व्यक्तियों के साथ, लोगों के साथ बहुत बुरा शोषण या एक्सप्लॉयटेशन होता था। इसलिए छुआछूत या अनटचेबिलिटी को समाप्त कर दिया गया, बिल्कुल फिनिश, प्रोहिबिशन, बैन कर दिया गया। 1955 में इसके लिए 1955 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम, एक एक्ट बनाया गया, अनटचेबिलिटी क्राइम एक्ट, और इसमें बहुत सख्त कानून बनाए गए। अगर कोई इसे बिहेवियर या व्यवहार में लाता है छुआछूत को, तो उसके साथ कानूनी कार्रवाई, आपराधिक कार्रवाई या एक्टिविटी की जाएगी। उसके बाद 1976 में इसे और कठोर बनाया गया, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, नागरिक मतलब सिटीजन, अधिकार मतलब राइट, संरक्षण प्रोटेक्शन अधिनियम एक्ट, ये बनाया गया। इसमें क्या था, सभी नागरिकों को समानता के साथ देखा जाए, और इसमें उस पुराने लॉ या कानून को और ज्यादा सख्त या कठोर किया गया। 1989 में इसको और ज्यादा कठोर बनाते हुए अनुसूचित जाति, शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जनजाति, जिसे आप बोला जाते हैं शेड्यूल ट्राइब, निरोधक मतलब उनको प्रोटेक्शन देने के लिए, क्या कहते हैं कि बिल्कुल उसका सख्त प्रोटेक्शन देने के लिए कानून का नाम दिया गया, और इनको ये व्यवस्था की गई कि अनुसूचित जाति और जनजाति के साथ किसी प्रकार का भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन भी ना हो, और तो और किसी प्रकार की छुआछूत की परंपरा या यूं कह लो कि ट्रेडिशन का कोई भी फॉलो या यूं कह लो इसे एक्टिविटी या यूं कह लो कि इसकी प्रतिक्रिया क्रिया कहीं भी ना हो, ऐसा कुछ हो जाए कि ये समाज से समाप्त या फिनिश हो जाए। हालांकि इसे समाप्त करना जड़ से तो बहुत मुश्किल हो रहा है, लेकिन फिर भी इस कानून से
काफ़ी फर्क पड़ा है। ये भी कोशिश की गई कि इस माध्यम से, इस कानूनों के माध्यम से इन सब की सुरक्षा भी की जाए अनुसूचित जाति जनजाति की, लेकिन इस कानून का कोई फायदा भी ना उठा पाए, ऐसे भी प्रावधान या प्रोविजन इसमें बनाए गए। तो छुआछूत या व्यवहार में लाते हुए से अस्पष्टता या अनटचेबिलिटी हो तो आपके ऊपर जुर्माना, जेल या दोनों भी हो सकता है। और अगर बार बार व्यवहार में लाते हो, रिपीट करते हो इस व्यवहार या बिहेवियर को, तो हो सकता है आपकी नागरिकता या सिटीजनशिप भी समाप्त कर दी जाए। तो ये एक बहुत कठोर कानून है, इसका पालन हमें करना चाहिए। तो इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट आर्टिकल या अनुच्छेद की तरफ। तो नेक्स्ट आर्टिकल या अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 18, जो इस अधिकार में लास्ट है। इसमें उपाधियों का अंत कर दिया गया है, एंड ऑफ टाइटल्स। देखो, अंग्रेजों के ज़माने में जब अंग्रेज भारत पे राज करते थे तो कुछ लोगों को उपाधियाँ दी जाती थी, वो आपने सुना होगा, राय साहब, नंबरदार, या यूँ कभी कभार कहते थे चौधरी साहब, राजा जी, जमींदारों वगैरह को। बेसिकली ये टाइटल्स या ये उपाधियाँ उनको देश सेवा के लिए नहीं दी गई थी कि उन्होंने देश के लिए कुछ किया है, उन्होंने अंग्रेज़ों की विशेष किसी हेल्प, मदद करते थे ताकि उनका राज चलता रहे। गांवों में होता था पुराने में, इनको उपाधियां दे दी ताकि गांव वालों पे कंट्रोल या नियंत्रण करते रहे। तो इस प्रकार की उपाधियां वो गांवों में बांट देते थे अंग्रेज, लेकिन वो अंग्रेजों की मदद के बदले उनको उपाधियां या टाइटल्स दिए गए थे। जैसे ही संविधान लागू होता है, इन टाइटल्स को या इन अधिकारों को या इन सब टाइटल्स को या उपाधियों को समाप्त कर दिया जाता है। अब आप कहोगे कि नहीं, अभी भी कुछ उपाधियां या दिए जाते हैं या अवार्ड पुरस्कार दिए जाते हैं। अवार्ड पुरस्कार दिए जाते हैं, इन्हें अलंकार बोला जाता है, पुरस्कार या अवार्ड नहीं बोला जाता। अलंकार दिए जाते हैं जैसे भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म श्री, ये सब दिए जाते हैं। लेकिन ये अवार्ड या पुरस्कार नहीं है, ये अलंकार है। ये अलंकार मतलब कि उनकी विशेष योगदान कला, साहित्य, भाषा, विज्ञान या देश में कोई बहुत बड़े योगदान के बदले ये अलंकार दिए जाते हैं। इनका उपाधि नहीं बोला जाता इन्हें, ना तो ये उपाधि है ना ये किसी प्रकार का पुरस्कार है। ये एक तरह का अलंकार है क्योंकि उन्होंने किसी क्षेत्र में योगदान दिया है या भारत में योगदान कंट्रीब्यूट किया है, इसलिए अब ये दिए जाते हैं। लेकिन इस तरह की उपाधियों को समाप्त कर दिया जाता है, एंड कर दिया जाता है, एकदम फिनिश कर दी गई है, इनका कोई अब अर्थ नहीं रह गया है। अब मैं आपके सामने लाता हूं इस पूरे अधिकार को इजीली याद रखने की टेक्निक जल्दी से। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि इन सब अनुच्छेदों को या आर्टिकल को आप याद कैसे करोगे। तो एक छोटी सी कहानी याद रखना, इस कहानी को सुनोगे बहुत छोटी सी, तो आपको सारे आर्टिकल ये वाले याद रहेंगे। मान के चले आपके बाबा नाना कहीं रहते थे, आप उस गांव में गए और आपको वहाँ दो 80 साल या 80 ईयर्स के बुजुर्ग या ओल्ड एज व्यक्ति मिलते हैं। आप उनसे पूछते हैं भाई 1940 में क्या हुआ था या कैसे होता था, तो बताते हैं कि भाई नहीं, 1940 में अंग्रेज़ों के लिए अलग कानून था, भारतीयों के लिए अलग कानून था। मतलब विधि के समक्ष समानता, कानून के समक्ष समानता नहीं थी। तो अब आपको याद रहेगा। इसके बाद वहाँ पर सामाजिक समानता, वो दो बुजुर्ग कहते हैं कि आज हम दोस्त भी हैं, अच्छे भी हैं, उस वक्त भी दोस्त थे, लेकिन हम दोनों में अलग अलग व्यवहार होता था कि कोई एक अनुसूचित जाति का था और एक उच्च जाति का था, तो अलग अलग व्यवहार होता था। तो आपको याद रहेगी सामाजिक समानता। अब आती है अवसरों की समानता। फिर वो कहते हैं कि देश हो गया आज़ाद और आज़ादी के बाद हम नौकरी लेने गए और फौज में नौकरी लग गई और दोनों के साथ समान व्यवहार हुआ, तो आ गई अवसरों की समानता। अस्पृश्यता का अंत। फिर वो कहते हैं कि भैया एक बुजुर्ग जो अनुसूचित जनजाति का था या जाति का था, वो ये बोल देता है कि भाई उस ज़माने में तो हमें इकट्ठे भी नहीं बैठने देते थे, मुझे बिल्कुल अलग फेंक दिया जाता था या अलग रखा जाता था और मेरी साथ छुआछूत का व्यवहार होता था। तो आपको रहेगा अस्पृश्यता का अंत याद कि आज तो इकट्ठे बैठ के आराम से खा पी रहे हैं, दोनों दोस्त थे, लेकिन उस वक्त नहीं होता था। अब आता उपाधियों का अंत। वो दोनों बोलते हैं कि हम फौज की नौकरी से छुट्टी लेकर आए और हमने देखा कि गांव का माहौल बदल चुका है। अब वो जो पुरानी उपाधियाँ या बड़े बड़े ज़मींदार जो कब्जा करके बैठे थे, उपाधियाँ या यूँ कह लो टाइटल्स लेके बैठे थे, वो सब समाप्त हो चुके हैं और अब सभी लोग समान हैं। तो ये एक छोटी सी कहानी से आपको ये सारे आर्टिकल्स याद हो जाएंगे। तो 14, 15, 16, 17, 18 बहुत आसान है, अब हमेशा आपको याद रहेंगे।